मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का एमजीसीआई की इस अमेजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे दूसरे पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो पेपर है 21/5/2023 को हुआ था और शिफ्ट थी इसकी थर्ड। ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट 21/5/2023 में मैथ्स के अंदर जो क्वेश्चन आए थे उनकी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या आप सब लोग एकदम रेडी हैं? तो चलिए आइए शुरू करें हम लोग। देखिए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस पेपर में जो पहला क्वेश्चन आया था वो था लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर से। ठीक है, तो देखिए जरा एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि ये जो साल में पेपर हुए थे इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और एकदम थ्योरेटिकल और थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट कर ले, क्योंकि यहाँ से आप अच्छे खासे नंबर कवर कर सकते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द लीनियर कांस्टेंट। ये बोल रहा है कि एक सेट डिसीजन वेरिएबल के अंदर एक ऐसा सेट जो लीनियर कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव कंडीशंस लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर सेटिस्फाई करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो पहला ऑप्शन है अनबाउंडेड सॉल्यूशन, दूसरा है बाउंडेड सॉल्यूशन, तीसरा है ऑप्टिमम सॉल्यूशन और चौथा तीसरा ऑप्शन है फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसका जो आंसर आता है दोस्तों वो आता है फिजिबल सॉल्यूशन। यानी कि फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर जो वैल्यूज होती है वो लीनियर कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव कंडीशंस को जो है सेटिस्फाई करती है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी इसी चैप्टर से लिया गया था। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि द फिजिबल रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज x प्लस y इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। ठीक है, y इज लेस देन एंड इक्वल टू c, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? अनबाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अनबाउंडेड इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट तो कभी होता नहीं है। ठीक है, जो आंसर आता है वो हमेशा ही क्या आता है? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x प्लस वाई ये 3 है। ठीक है, और दूसरा y इज लेस देन इक्वल टू 6 और ये जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं वो है हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन्हें बोलते हैं बेटा नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 0 रख के चेक करते हैं। x और y की वैल्यू जो है हम लोग 0 रख के चेक करेंगे। ठीक है, तो 0 प्लस 0 है ना इक्वल टू 3। तो हमें ये पता है कि जो 3 है वो 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन सही है। और जब ये वाली कंडीशन सही होती है इसका मतलब जो हमारा एरिया है वो ओरिजिन की ओर जाता है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, बाउंडेड इन क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें भी ऐसे रखेंगे 0 तो यहाँ पे वो ओरिजिन की ओर जाएगा। ठीक है, तो बनेगा, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स से लिया गया है। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे कि ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए इनवर्स इक्वल टू के, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ए इनवर्स जो है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो चलिए ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? इस 2 3 5 2 का। तो देखिए ये जो एरिया है वो प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके लिए नंबर देखेंगे तो इसको और इसको छोड़ दो तो इसके लिए नंबर हो जाएगा ये नंबर आ जाएगा अपने पास -2। 5 के लिए ये लाइन और ये लाइन छोड़ देते हैं, नंबर आ जाएगा कितना? 3। तो ये वाला जो नंबर है आपका आ जाएगा -3। ऐसे इसके लिए ये और ये लाइन छोड़ दो तो नंबर आ जाएगा 5, लेकिन ये क्या आ जाएगा? माइनस का। इसके लिए ये और ये लाइन छोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा? 2, तो आ जाएगा प्लस का 2। तो ये दोस्तों बन गया एडजॉइंट। क्या बन गया? एडजॉइंट। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग। अच्छा, ये एडजॉइंट नहीं आया, ये कोफैक्टर लिखे हैं, अब इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा -2 -3 -5 एंड 2। तो ये बन गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है, एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है
तो सीधा सा क्या करिए, इन दोनों नंबर को चेंज कर दीजिए और इन दोनों के आगे माइनस साइन लगा दीजिए। तो ये वाले जो नंबर सेम रहते हैं, बस इनके आगे क्या लग जाता है, माइनस, और ये वाले नंबर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहाँ से शॉर्टकट उठाता तो ये -2 यहाँ चला जाए और ये 2 यहाँ आ गया और 5 और 3 एज इट इज, और इनके आगे क्या लग गया, माइनस। यानी कि इस प्रोसेस से यहाँ होके आने की जरूरत नहीं थी, हम लोग डायरेक्ट इस पॉइंट पर आ सकते थे। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो केवल ये 2/2 के लिए बात कर रहा हूं मैं ना, 3/3 के लिए मत कर देना। तो केवल इन नंबर को आप चेंज कर दो, प्लेस चेंज कर दो। इनमें क्या होता है बेटा, प्लेस चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख दो, इसको यहाँ पे लिख दो, और ये नंबर सेम रहते हैं, इनके आगे क्या आ जाता है, माइनस। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा 2 × -2, ठीक है, -5 × 3, तो ये हो जाएगा आपका -4 -15 इक्वल टू आ जाएगा -19। ठीक है, तो अब कंप्लीट ए इनवर्स की बात करें तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हो जाएगा -2 -3 -5 2, एंड ये आ जाएगा आपका -1/19। अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1/19, 2 3 5, और ये बन जाएगा -2। ठीक है, तो ये दोस्तों आ गया अपने पास ए इनवर्स। क्या आ गया, ए इनवर्स। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इनवर्स जो है वो k टाइम्स ऑफ ए है, तो ए इनवर्स की वैल्यू ये है अपने पास 1/19। ठीक है, 2 5 3 एंड -2, करेक्ट है, k एज इट इज, और ए की जगह क्या लिख देता हूं मैं यहाँ पे 2 5। ठीक है, यहां से थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है तो इसको मैं सीधा कर देता हूं। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे क्या है, -5 -3 एंड 2, करेक्ट है, -2 -5 -3 एंड 2। तो यहाँ पे देखो आप लोग -3 -5, ध्यान से, तो ये यहाँ पे नंबर आएगा -2 -5 -3 2, और k एज इट इज। ठीक है, k एज इट इज, और a की वैल्यू जो दोस्तों है वो क्या है अपने पास 2 5 3 एंड -2। अब आप कह रहे हैं कि सर जी हम लोगों ने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया। अगर आपने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाले माइनस नंबर बाहर आ जाएंगे, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये नंबर क्या हो जाएगा, केवल और केवल आपका नंबर बचेगा 2 5 3 -2। एज इट इज यहाँ जो नंबर आएंगे वो भी क्या आएंगे आपके 2 5 3 -2। अब इससे ये नंबर कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू जो दोस्तों कितनी आ गई, वो आ गई आपके पास 1/19। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/19। तो समझ में आया, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन था। पहले ए इनवर्स निकालना था और उसको इक्वल रख के हम लोग आंसर फाइंड कर ले। आगे बढ़े, चलो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि ए इनवर्स फाइंड करिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा है क्वेश्चन कि ए इनवर्स जो है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम लोग कभी भी अगर ए इनवर्स निकालेंगे तो उससे पहले हमें हमेशा ये चेक करना है कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर वो 0 आएगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो कोशिश करते हैं हम लोग इसके रिस्पेक्ट में सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में सोल्व करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इस तरीके की चीजें आएगी। तो सबसे पहले लिख देता हूँ +1, बिल्कुल ध्यान से ये देखिएगा। अगर ये वाली लाइन लेता हूं मैं तो इसको और इसको छोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 9 2 कितना हो जाएगा आपका 18 माइनस 4 2 कितना 8, तो ये हो जाएगा -8, करेक्ट है। अब उसके बाद फिर इस लाइन को लेता हूं तो ये माइनस है, तो ये हो जाएगा -2, करेक्ट है। और इसके अंदर आ जाएगा इसको और इसको अगर छोड़ दे अपन तो ये हो जाएगा दोस्तों -9। ठीक है, ये -9 -4। ठीक है, अब 0 के रिस्पेक्ट में सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर आप 0 के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो ये और ये लाइन छोड़ोगे तो जो भी आंसर आएगा वो 0 मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा। तो इसलिए समझदारी से काम करना है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में शॉर्ट आउट करना है इसे। तो ये आ जाएगा आपका 18 + 8, करेक्ट है, और ये माइनस माइनस प्लस का 2 और ये 9 यानी हो जाएगा 13। तो दोस्तों ये हो जाएगा 26 - 26। इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपका 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, इसका मतलब ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में आ रही बात, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू अगर 0 आ गया तो आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हुआ, चलिए एकदम क्लियर।
आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए एक और हमें क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन की कहानी क्या है। क्वेश्चन बोलता है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 इंटू पी। जो ए वाला मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है भैया वो है 3 इंटू पी, करेक्ट है। एंड जो बी वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है आपका 3 इंटू क्यू, ये वाला है। और बोल रहा है कि P इक्वल टू क्यू, P इक्वल टू क्या है क्यू, देन ऑर्डर ऑफ 2a माइनस 5b पूछ रहा है। इसका मतलब a को तो आप क्या कर दो, डबल कर दो, यानी कि इसको अपन डबल कर देंगे, ठीक है, इसको अपन डबल कर देंगे। और b को जो है वो 5 टाइम्स करना है, मतलब 5 टाइम्स कर देना है, इसको 5b कर देना है, ठीक है, और इसमें से हमें माइनस कर देना है। ये वाले पूरे क्वेश्चन की कहानी। तो हमें ये पता है कि माइनस तब होता है जब इनका ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। अगर इनका ऑर्डर सेम है तो ये आंसर होगा। तो इसका मतलब 2a माइनस 5b जो है वो जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो सेम इसी ऑर्डर का बनेगा। तो वो या तो 3 इंटू पी बनेगा या तो 3 इंटू क्यू बनेगा। तो या तो आपका 3 इंटू पी आएगा या तो 3 इंटू क्यू आएगा। तो देखिए जरा ऑप्शन में क्या है, तो ये 3 इंटू क्यू है, तो हम लोग जो आंसर लगा देंगे वो क्या लगा देंगे, 3 इंटू क्यू लगा देंगे। क्लियर है। तो 3 इंटू क्यू, पी इंटू क्यू, 3 इंटू 3, पी इंटू 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 इंटू क्यू, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं, यहाँ पे एक ऑर्डर चेक करना था, तो इसका ऑर्डर जो है वो है 3 इंटू क्यू। सीधा सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इसको हमें ब्रेक करना आना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की कहानी क्या है, हम लोग कैसे इसे शॉर्ट आउट करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की साइज को थोड़ा छोटा कर दिया जाए ताकि अगर सॉल्यूशन बढ़ा जाए तो प्रॉब्लम नहीं। देखिए दोस्तों सबसे पहला काम हमें ये करना है कि एक्स क्यूब प्लस 1 कर दीजिए एंड माइनस 1 कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों, बस 2 मिनट देखते जाओ ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों एग्जैक्टली आपको देखोगे तो सर कहोगे कि सर ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया है ना। अब इसको अगर मैं अलग अलग लिखता हूं तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 माइनस, ठीक है, इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसको dx लिख देते हैं और 1 बाय एक्स प्लस 1 dx। इसका मतलब इसका जो आंसर log x आएगा, तो log तो सब में दे रखा है, तो अब ब्रेक करने का ये कारण समझ में आ गया। तो क्योंकि हमें चाहिए था 1 प्लस एक्स, तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। अब आप कहोगे सर जी अगर ऐसा है तो ये तो चलो अपना समझ में आ रहा है कि माइनस log 1 प्लस एक्स आ जाएगा, तो माइनस log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स, तो ये तो रिजेक्ट हो गए, ये दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गए क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स दे रखा है। या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। तो हमें सबसे पहली बात ये समझ में आ गया कि अगर हमारे पास टाइम कम और फिर भी अगर हमें शॉर्ट आउट करना ही ये क्वेश्चन, तो दो तो रिजेक्ट हो गए, 50% चांस बनते हैं ना सही होने के। अब चलिए आइए सोल्व कर लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और डिवाइडेड बाई ये होता है दोस्तों x प्लस 1, ठीक है। अब इसको मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, इसको फाइनल में अपन लिख देंगे dx। तो अब देखिए x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, अलग अलग करके लिख दूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x, 2x नहीं आएगा यहाँ पे, केवल x ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। बाद में अपन सी लगा लेंगे, एक पॉइंट को मैंने होल्ड पे रखा है। अब इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो दोस्तों एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स 3/3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2 प्लस ये आ जाएगा एक्स, ठीक है। उसके बाद ये माइनस एज इट इज, और ये आ जाएगा आपका log 1 प्लस एक्स लिख देता हूँ इसे, प्लस सी लिख देता हूँ। अब देखिए जरा कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, बस दो ही ऑप्शन तो मैच करवाने थे। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का ये मिल गया, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 ये मिल गया, प्लस एक्स ही मिल गया, यानी कि जो अपना ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम सही है। समझ में आ गई बात। तो ज्यादा स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप लोग आंसर देख लेंगे आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बस तुरंत जाओ। जैसे मैंने एक्स की पावर 3/3 जैसे लिखा था, तो मुझे ये भी समझ में आ जाता कि ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, तो मैं वहीं पे वो टिक कर देता, ठीक। आगे बढ़े अपन। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की कहानी को समझिए ध्यान से। क्वेश्चन बोलता है, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है,
आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे ना तो एनसीईआरटी की बुक में सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा, बस उसने क्या करा थोड़े से पॉइंट चेंज कर दिए। बोलता है ट्रायल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स इफ दे आर सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन विच इज द करेक्ट कंडीशन। बोल रहा है कि भाई बर्नौली के लिए 4 कंडीशन होनी चाहिए, वो चारों पॉइंट दे रखे हैं उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। देखो जैसे पहला पॉइंट था देयर शुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, यहाँ दे रखा है तो वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट के बदले क्या होना चाहिए फाइनाइट। अगर वो फाइनाइट होता तो ये वाला पॉइंट सही होता, देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। भाई हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो ट्रायल्स वो फाइनाइट होने चाहिए, इसका मतलब ये जो पॉइंट था ये गलत था, अगर फाइनाइट होता तो सही होता। द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, ट्रायल इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ये वाली बात सही है, जो ट्रायल है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। आगे बोलता है ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, बिल्कुल सही बात है। तो अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके 2 आउटकम होते हैं, या तो सक्सेस होगा या तो फेल होगा। जैसे कि मान लो एक डाइस को या फिर एक कॉइन को उछाला और मैं चाहता हूँ हेड आए, और हेड आया तो मैं सक्सेस हुआ, हेड नहीं आया टेल आया तो मैं फेल हो गया। तो इसके 2 आउटकम्स होते हैं, सक्सेस एंड फेल्यूर। आगे बोलता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब ये वाला पॉइंट भी सही है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट सही दे रखे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस, भाई चेंजेस नहीं होना चाहिए, अगर चेंजेस हो रहे तो फिर अपन कैसे ट्रायल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सेम, अगर यहाँ पे सेम लिखा होता और यहाँ पे फाइनाइट लिखा होता तो चारों के चारों पॉइंट भैया क्या होते हैं सही। तो ध्यान रखिएगा ये 4 पॉइंट सही होते हैं, अगर ये 2 वर्ड यहाँ पे ये होते तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो अपना ए सही है ना डी सही है, तो हमारे बी और सी ऑप्शन सही है, तो ये वाला आंसर अपन टिक करेंगे, बी एंड सी करेक्ट है। चलो दोस्तों आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, क्या यहाँ तक की बात बढ़िया से समझ में आ गई आप लोगों को? आगे आते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है x इक्वल टू -2 पर एफ एक्स जो वो 2x+3 का अवकलज यानी कि डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे हमें जो फंक्शन दे रखा है वो है 2x+3। तो भाई या तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर ले या तो राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर ले। तो हम लोग कुछ इस तरीके से सोल्व करते हैं कि जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे -2 रखता हूँ तो 2 ये आ जाएगा -2+3, ठीक है। तो हो जाएगा 2, 3 में से 2 गया तो कितना आया 1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2। और अगर मैं एलएचडी में चेक करता हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में चेक करता हूँ ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख दूंगा मैं -2 तो आ जाएगा 2, और यह -2 +3 रखता हूँ तो भी ये जो आंसर आएगा ये 1 ही आएगा। इसका मतलब इस दोनों केस में आंसर कितना आ रहा है 2। तो यहाँ पे जो हम लोग आंसर टिक करेंगे वो क्या टिक करेंगे 2। आप आरएचडी चेक करते तो भी वही आंसर आता। समझ में आ गई बात? चलिए तो आंसर क्या लगाएंगे हम लोग इसका 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से, बोलता है ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए इक्वल टू 0.4, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0.4 है। 0.4 का मतलब हुआ 4/10 करेक्ट है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी 0.3 इट मीन्स 3/10, ठीक है। और इन दोनों का जो यूनियन दे रखा है वो दे रखा है 0.5, इसका मतलब 5/10। तो दोस्तों यहाँ पे अपन इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं, ठीक है। पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी करेक्ट है। तो ये वाली वैल्यू आपके पास 5/10, ये वाली वैल्यू है 4/10 प्लस 3/10 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आ जाएगा 4 और 10 13, 13/10 ये हो जाएगा, और -5/10 यानी कि ये आ जाएगा 3/10, ठीक है। तो इंटरसेक्शन वाला एरिया आ जाएगा आपका 3/10। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक वेन डायग्राम बना के बताऊँ आपको तो मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो एरिया है ये है 3/10, ठीक है। ये ए है और ये बी है, तो ए जो है ये है 4/10 करेक्ट है, और ये जो बी है ये है आपका 3/10। अब देखिए इसने पूछा है कि देन ये बताइए आप पी बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसका मतलब बी बट नॉट ए। इसका मतलब ये होता है बी बट नॉट ए, इसको ध्यान से समझिए। इसका मतलब होता है कि बी का होना लेकिन ए का नहीं होना, बी का होना लेकिन ए का नहीं होना। तो इसको हम लोग लिखते हैं बी का होना लेकिन ए का नहीं होना, मतलब बी माइनस ए। और ये वाला जो एरिया होता है ये आपका बी माइनस ए होता है, ये एरिया होता है ए माइनस बी होता है। इसका मतलब ये एरिया निकालना है, तो जो टोटल बी है वो है आपका 3/10। टोटल एरिया जो है देखो, ये जो टोटल एरिया है आपका ये वाला, ये टोटल एरिया आपका 3/10, ठीक है। इसमें से अपन ये वाला माइनस कर देते हैं,
क्योंकि इस बी में से ए का एरिया हटाना, ये तो ऑलरेडी हटा ही हुआ, ये हटाना है, तो ये टोटल 3/10 नहीं, पीबी की वैल्यू 3/10, सॉरी ये दोस्तों आ जाएगा 13 में से 5 गया तो 8/10 है ना, तो ये वाला नंबर है आपका 8/10। तो 3/10 माइनस जस्ट 1 सेकेंड है ना, 4/10, 3/10 करेक्ट है, और ये आपका 5/10 ये भी करेक्ट है। 4 सॉरी दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हो गई ना, 4 and 3 कितना हुआ है, दिस इज 7/10, और ये इधर आ जाएगा 5/10, तो ये आ जाएगा आपका 2/10। देखो हल्की सी प्रॉब्लम यहाँ हुई, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वापिस से 4 और 3 7, 7 में से 5 गया तो ये 2/10 करेक्ट है। तो अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन चेक करते हैं, तो ये टोटल हो जाएगा 3/10 माइनस 2/10, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/10। 1/10 इट मीन 0.1, ठीक है। तो ये जो आंसर है अपना कितना आ जाएगा 0.1। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था इस तरीके का था 0.1। चलिए तो हम लोग आगे बढ़े, तो बस ये कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है y इक्वल टू x माइनस 9 का होल स्क्वायर, और बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल्स। बोल रहा है कि कौन से इंटरवल में जो है इसका ग्राफ है वो इंक्रीज होगा, ये जो फंक्शन इंक्रीज होगा। तो y इक्वल टू दे रखा है आपको x माइनस 9 का स्क्वायर। तो देखिए अगर मान लो मैं 9 लेता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू कितना लेता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 9 से बड़ा नंबर ले लेता हूँ मैं, 9 से बड़े कोई भी नंबर, जैसे 10 लेता हूँ तो 10 माइनस 9 वैल्यू बढ़ेगी, फिर 11 लेता हूँ तो 11 माइनस 2, तो ये ग्राफ बढ़ता जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर लगाएंगे हम लोग वो लगाएंगे 9 से लेकर इनफाइनाइट, यानी कि 9 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई सी वैल्यू ले लो, इसका ग्राफ स्ट्रिक्टली जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। क्लियर है? इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे जो आप लोग आंसर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन, 9 से इनफाइनाइट, करेक्ट है। आगे बढ़े दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं हम लोग। चलिए, ये जो पेपर है, जो पिछला पेपर सोल्व किया था उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन था, अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की साइज को छोटा कर लेते हैं हम लोग, है ना। अब समझिए ध्यान से, ये जो इक्वेशन दे रखी है dy/dx प्लस ay इक्वल टू e⁻mx, इसको अपन कंपेयर करेंगे py इक्वल टू q से। तो देखिए dy/dx एज इट इज है, यहाँ पे ay लिखा है और यहाँ पे py लिखा है। इसका मतलब आपको समझ में आता है कि सर p की जगह a है, राइट, और q की जगह क्या है, e⁻mx। अब सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो e⁻pdx होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें ये पता चला कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻pdx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए e एज इट इज और p की जगह आपका क्या आ जाएगा adx, तो a तो कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो e⁻a और dx का कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा a। तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आ गया e⁻ax, ठीक है। थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करने पर हमें दिखता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कितना c, ठीक है। तो देखिए दोस्तों y ऐसा कैसा, और आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आया e⁻x। अब q जो है, q है आपके पास e⁻mx, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया है वो आया आपके पास e⁻x प्लस कितना c, करेक्ट है। अब ध्यान से देखिए, इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻mx, बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती, इसको चलने दीजिए आप लोग साइड से, और ये y e⁻x। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर इसको मैं एक डिब्बा मान लूं तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो e⁻mx प्लस ax होगा, और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो mx प्लस ax का डिफरेंशिएट करेंगे तो mx का आ जाएगा m जो कि नीचे जाएगा, और x का आ जाएगा a जो कि नीचे जाएगा, प्लस कितना c, करेक्ट है। अब ये y टू e⁻x। अब यहाँ से थोड़ा और ध्यान रखिए, अगर मैं y की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा e⁻mx। अच्छा मैं इसे e⁻x अलग अलग लिख लूँ, डिवाइडेड बाय m प्लस a, और ये वाला नंबर नीचे आ जाएगा e⁻x प्लस c डिवाइडेड बाय e⁻x। ये e⁻x ये e⁻x कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट है। बस
थोड़ा और ध्यान दीजिए, तो ये इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा अपना a प्लस एम या m प्लस ए, जो भी बोल दो इसे आगे पीछे, सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो जाएगा a की पावर mx प्लस c, और ये ऊपर जाएगा तो a की पावर माइनस ax। ठीक है, अब देखिए जरा किसी एक ऑप्शन में मैच हो रहा है क्या? तो ये जो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है a प्लस एम वाई e की पावर mx प्लस c e की पावर माइनस ax, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन था। तो ये एरिया थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले पेपर में भी हमने यहाँ से क्वेश्चन देखा था, इस पेपर में भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा, मतलब ये एरिया बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात है, ए जो है एक मैट्रिक्स है और उसका जो ऑर्डर है वो है 3/3 का। ठीक है, और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट है कितना, 4। तो बोल रहा है कि -3a की वैल्यू बताइए। तो दोस्तों -3a निकालना है, तो हम जो जानते हैं अगर k है तो होता है k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसका मतलब ये हो जाएगा -3, और n का मतलब ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर कितना है 3, और डिटर्मिनेंट a जो है वो कितना दे रखा है आपको 4। तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 27 माइनस 27 इंटू 4, 7 4 28, 8 केरी 2, 4 2 8 और 2 10। तो ये आंसर आ जाएगा आपका -108। आप देख रहे हैं पिछले पेपर में भी सेम इसी पॉइंट से क्वेश्चन लिया गया था, यानी कि एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस एरिया से। आगे आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, एरिया अंडर द कर्व। पिछले पेपर में भी आपने देखा था एक क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे देखते हैं कि y इक्वल टू दे रखा है रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि बन जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, और 16 को लिख सकते हैं अपन 4 का स्क्वायर, यानी कि ये बन गया a। तो हम कहते हैं कि a की वैल्यू कितनी 4। अब देखिए ये तो सर्कल की इक्वेशन होगी भैया, ध्यान से देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, यानी कि ये तो सर्कल की इक्वेशन हो गई, जहां पे a की वैल्यू कितनी हो गई 4। और अगर सर्कल की इक्वेशन है और सर्कल का एरिया निकालना है, तो भाई सर्कल का जो एरिया होता है, ये कंप्लीट सर्कल का जो एरिया होता है, ये कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी 4, तो ये आ जाएगा 16 पाई, यानी कि दोस्तों कंप्लीट एरिया इसका आता है 16 पाई। लेकिन उससे पूछा है कि एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये वाला अगर एरिया ले रहे हो आप, तो ये एरिया जो है वो आपका कितना आ जाएगा 8 पाई, आधा एरिया हो जाएगा ना। ठीक है, तो 8 पाई आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, अगर आप डिटेल में जाओगे इसको, तो आप ऐसे सोल्व करोगे इसको, y इक्वल टू है रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो सर्कल ऐसा बने, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0 से 4, ये वाली वैल्यू हो जाएगी -4 से 0। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेंगे वैल्यू कंप्लीट। ठीक है, तो या तो हम लोग किसी एक ये वाला एरिया निकाल के इसको डबल कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर मैं लिमिट चढ़ाता हूँ 0 से 4, 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा x/2, ये सेम टू सेम आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 मतलब 16/2। ठीक है, साइन इनवर्स x बाय a, x बाय a, a मतलब कितना 4, और इसकी लिमिट चढ़ जाएगी यहाँ पे 4 से कितना 0। अब अगर मैं लिमिट 4 रखता हूँ तो ये वाला जो एरिया देखो, ये 4/2 हो जाएगा और 4, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा 16/2 साइन इनवर्स 4/4। 0 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये केवल इतना ही बचेगा। तो ये आ जाएगा 16/2 कितना 8 साइन इनवर्स 1, और 8 साइन इनवर्स 1। ठीक है, यानी कि 8 साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 जो होता है वो होता है आपका पाई/2। तो ऐसे करके ये जो आंसर है ये 4 पाई आएगा। तो ये वाला एरिया 4 पाई आ रहा है, इसको डबल कर दो आप, तो 4 पाई इंटू 2 आपका आंसर कितना आ जाएगा 8, क्योंकि एक्स एक्सिस पर निकालना है पूरा। तो आप जो यहाँ पे आंसर लगाओगे वो कितना आएगा आपका 8 पाई। तो आप ऐसे शॉर्टकट भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं इसे। क्लियर है? चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़े, आगे वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। बोल रहा है the point on the curve y equal to minus x square plus 12x plus 5 where the tangent is parallel to the x axis। देखो x एक्सिस के पैरेलल जो टेंजेंट होता है m dy by dx वो होता है आपका 0। क्या होता है 0।
तो हम लोग यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी एक्स हो जाएगा इसका माइनस का 2x प्लस 12 विच इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये 2x उधर गया तो 2x इक्वल टू आ जाएगा आपका 12, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो जो एक पॉइंट है वो कितना मिल गया अपने को 6, x की वैल्यू 6 आ गई। अब x की वैल्यू 6 आ गई मतलब ये तो गया, ये गया, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस कितना 5, तो हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 6 प्लस 5, तो 6 का स्क्वायर माइनस 36 प्लस 72 प्लस कितना 5, तो ये माइनस 36 प्लस 77 हो जाएगा। 7 से 6 गया 1, 7 से 3 गया 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 41। तो ये आंसर आ जाएगा 6 एंड 41। कितना आंसर आ जाएगा 6 एंड 41। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। 15 वाला क्वेश्चन जो है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व y इक्वल टू a x प्लस ब्रैकेट के अंदर x प्लस b वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर रिस्पेक्टिवली। तो भैया ऑर्डर एंड डिग्री पूछी है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ऑर्डर 2 और डिग्री कितनी होगी 1, तो इसका जो आंसर है वो हम लोग बी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, तो एक बहुत ही मजेदार और एकदम बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे। देखिए बोल रहा है कोस इनवर्स अल्फा प्लस कोस इनवर्स बीटा प्लस कोस इनवर्स गामा की जो वैल्यू है वो 3 पाई। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर कोस इनवर्स थीटा की बात होती है तो इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर कहां तक होती है पाई तक, 0 से लेकर कहां तक होती है पाई तक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टोटल 3 पाई है तो ये सारे के सारे पाई के इक्वल होने चाहिए, सारे के सारे किसके इक्वल होने चाहिए पाई के, तभी तो जाके 3 पाई होगा। यानी कि कोस इनवर्स अल्फा और कोस इनवर्स बीटा एंड कोस इनवर्स गामा, ये सारे के सारे किसके इक्वल होने चाहिए पाई के, ठीक है, तभी जाके 3 पाई होगा, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में 3 पाई नहीं हो रहा होगा। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि कोस इनवर्स अल्फा अगर पाई के इक्वल है, राइट, तो बेटा यहाँ पे अल्फा जो होगा वो अपना कोस पाई होगा और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। तो ऐसे ही कोस इनवर्स बीटा पाई के इक्वल होगा तो बीटा इक्वल टू कोस पाई, तो ये भी -1 होगा, यानी कि बीटा की वैल्यू भी -1 होगी और गामा की वैल्यू भी कितनी होगी -1। अब ये सारी वैल्यू यहां उठा के रख देते, तो देखिए ये वाला फंक्शन देखिए, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -1 प्लस गामा की वैल्यू भी -1, सेम टू सेम ये 3 बार कॉपी पेस्ट हो जाएगा, है ना, फिर सेम टू सेम जो है ये 3 बार कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए ऐसे, और इन तीनों के बीच में जो है वो है प्लस, करेक्ट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए जरा -1 एंड -1 -2, तो -1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, ऐसे ये भी प्लस का 2 और ये भी प्लस का 2, तो ये जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 6। और ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा सी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। तो एकदम बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है अपना अगला 17 नंबर का। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ऑफ y इक्वल टू x क्यूब, द एक्सिस एंड द एक्सिस आर x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3, ठीक है। देखो ध्यान से, y इक्वल टू x क्यूब है ना, इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। और ये कहां से कहां तक निकालना है, तो ये दे रखा है x इक्वल टू -2 से लेकर -3 तक, यानी कि -2 यहां लिख देते हैं, 1 2 3 ये यहां लिख देते हैं। तो देखिए इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये वाला एरिया निकालना है अपने को, तो ये वाला एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसे मैं हटा देता हूं यहाँ पे। तो आपने देखा कि जब हम लोग ये वाला एरिया निकालते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये आपका इस क्षेत्र में जा रहा है और ये वाला ये एरिया आ रहा है। इसका मतलब ये इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 और ये वाली वैल्यू x की वैल्यू कितनी है -2। तो ये अलग हिस्से में निकालेंगे, ये अलग हिस्से में निकालेंगे, इसलिए यहां से लिखेंगे हम लोग -2 से लेकर 0 तक x³ dx। लेकिन देखिए इस साइड ये माइनस आ जाएगा प्लस
फिर अगला एरिया निकालेंगे 0 से लेकर कहां तक हम लोग 3 तक, ठीक है, एक्स क्यूब dx। शॉर्ट आउट कर ले दोस्तों इसे, तो माइनस ऐसा कैसा x टू द पावर 3 हो जाएगा, ये x टू द पावर 4/4 और इसकी लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी -2 से लेकर 0 तक, प्लस ये हो जाएगा x टू द पावर 4/4 और इसकी लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी 3 से 0 या 0 से 3, ठीक। अब ध्यान दीजिए आगे यहाँ पे माइनस ऐसा कैसा, माइनस ऐसा कैसा, ठीक है, ये माइनस ऐसा कैसा और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा -2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय कितना 4 प्लस 3 की पावर 4 बाय कितना है 4 माइनस कितना 0। अब इसको थोड़ा शॉर्ट आउट करते हैं तो -2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 16/4 माइनस का और माइनस माइनस प्लस का 16/4 आ जाएगा और ये हो जाएगा अपना 81/4। तो इसको 8 करते हैं तो 6 और 1 7, 8 और 1 9, तो दोस्तों ये आ जाएगा अपना 97/4। तो जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा अपना 97/4। एकदम मजेदार क्वेश्चन था, बढ़िया सा। तो कर्व वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है जो पिछले साल के जितने भी पेपर हुए हैं। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द मैट्रिक्स ए, ये वाला मैट्रिक्स है और ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये है दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कहानी पता है क्या होती है, जो रो में नंबर लिखे होते हैं वो के वही नंबर कॉलम में लिखे होते हैं, बस फर्क इतना सा होता है कि यहाँ अगर कोई नंबर प्लस में है तो इस साइड वो नंबर माइनस में होता है, ठीक है। तो अब देखिए जरा यहाँ से अगर इसे कंपेयर करें तो ये 0 2 C है, 0 2 C है, तो इधर भी 0 2 C होगा, 0 2 C होगा। अगर ये 0 2 C है तो ये भी जो नंबर है ये होंगे 0 2 C, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आएगा, अगर ये प्लस का है तो ये वाला माइनस का नंबर होगा, ठीक है। ऐसे कैसे ये वाला नंबर देखिए, अगर ये अपने पास 0 -2 -3 तो ये भी 0 -2 -3 होंगे, लेकिन ये -3 तो ये वाला नंबर क्या होगा 3। इसका मतलब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि जो C की वैल्यू है वो 3 है, क्योंकि ये -3 तो कितना होगा 3, ये 2 है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी आपकी -2 और जो B है वो वाली वैल्यू कितनी होगी 0। तो आपको पूछ रहा है A + B + C इक्वल टू क्या होगा, A + B + C इक्वल टू क्या होगा। एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन था, बस ये पता करना था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कहानी आपको पता होनी चाहिए। कहानी पता है तो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों A की बात करें तो A की वैल्यू आ गई सर जी -2, B की वैल्यू आ गई 0 और C की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो 3 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 1। ये रहा अपना ऑप्शन नंबर C। बढ़िया क्वेश्चन था, तो एकदम मजेदार के क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। फंक्शन दे रखा है 3x², ठीक है। देखिए ये वाला जो फंक्शन है ये कुछ इस तरीके का फंक्शन है आपका, ठीक है। तो ये वाला देखोगे तो -∞ से लेकर 0 तक तो डिक्रीज हो रहा है और 0 से लेकर ∞ तक इंक्रीज हो रहा है। तो पूछ रहा है कि ये बताइए इनमें से ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है, ये डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन 0 to ∞, 0 से ∞ में इंक्रीज होगा क्योंकि इस ग्राफ ऐसे ही जाएगा। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप लोग यहाँ पे क्या करो, x की वैल्यू पुट करते जाओ और ग्राफ बनाते जाओ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो आंसर लगाएंगे वो C ऑप्शन लगाएंगे, इंक्रीजिंग इन 0 to ∞, 0 से ∞ तक ग्राफ इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है -∞ से लेकर कहां तक 0 तक, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन, इसका ग्राफ अगर आपने बना लिया तो चीजें आसान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि A एक m × n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो पहले एक भाई साहब एक मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग। ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है m × n एंड B इज n × p मैट्रिक्स, एक B मैट्रिक्स है, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स, और इसका जो ऑर्डर है वो n × p है, करेक्ट है। और आगे बोलता है m इज नॉट इक्वल टू p, इसने एक बढ़िया सी कंडीशन दे रखी है कि m इज नॉट इक्वल टू p, मतलब m p के इक्वल नहीं है। अब देखिए दो बातें आप देखिए ध्यान से, क्या a b पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो m क्रॉस n और ये n क्रॉस p, अगर ये दोनों सेम है तो a b पॉसिबल है, ठीक है। हम लोग ये देखते हैं कि b a पॉसिबल है या नहीं है, तो n क्रॉस p एंड m क्रॉस n, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये ऑप्शन गया, ठीक है, ये ऑप्शन गया आपका। तो अब यहाँ पे देखो ए बी डेज यानी कि बी डेज ए डेज, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। एक प्रॉपर्टी होती है ए बी डेज इक्वल टू क्या होता है बी डेज ए डेज, करेक्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं।
आगे बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछे गए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है बड़े ही शानदार क्वेश्चन होते हैं। हमें इसमें क्या करना होता है, जैसे कि मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आए, तो जैसे ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, तो आप लोग क्या करिए, उसे उठाइए जिसके एक एक ही दे रखे हो। जैसे कि डी का दे रखा है पहला आंसर, डी का चौथा, डी का दूसरा और डी का तीसरा, मतलब डी के सारे अलग अलग है, डी के पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हम डी ऑप्शन चेक कर ले। अगर मैं ए चेक करता हूं तो ए का सेकंड ऑप्शन है, ए का फर्स्ट है, ए का थर्ड है और ए का फोर्थ है, मतलब ए से भी चेक हो जाएगा और डी से भी चेक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, डी उठा लेते पहले। तो यहाँ पे दे रखा है 1 से कितना, √3, और ये दे रखा है dx/1 + x²। तो इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो ये होता है दोस्तों tan इनवर्स x, और इसकी लिमिट लग जाएगी 1 से लेकर कहां तक, √3 तक। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी π/3, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी π/4। शॉर्ट आउट करेंगे तो 4π - 3π, π/12। ठीक है, π/12 आ रहा है। मतलब जो डी है, डी का आंसर जा रहा है सेकंड, डी का आंसर जा रहा है सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट ये नहीं हो सकता, फोर्थ ये नहीं हो सकता, ये वाला। तो इसका जो आंसर आएगा बी, यानी कि केवल मैंने डी को ही शॉर्ट आउट किया और मैंने पूरे कॉलम को मैच कर लिया। क्या मेरी बात बढ़िया से समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से अपन ध्यान रखेंगे हम लोग वो ऑप्शन, जैसे कि अगर मैं बी चेक करता और बी का मेरा फर्स्ट आता तो फिर ये भी हो सकता और ये भी हो सकता, तो फिर एक और ऑप्शन अपने को चेक करना पड़ता है, इसलिए किसी एक को चेक कर लो आप लोग। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए ध्यान से पढ़िए इसे। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन की हमें कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, और वो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है दोस्तों, 0, 10 है, यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, 5, 5 है, 15, 15 है, 0, 20 है। ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, और इन कॉर्नर पॉइंट की हेल्प से हम लोग ये बताते हैं कि हमारा जो z है, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है। ये कॉर्नर पॉइंट्स की हेल्प से हमें पता चलता है। तो बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू ये है, z इक्वल टू दे रखा है px + qy, यानी कि हमें यहाँ पे इस तरीके से उलझाया है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर नहीं कर रखा है। उसने बोला कि भैया p और q की कुछ वैल्यू है, अब वो तो अननोन है। अब देखिए क्या करें इसमें, आगे देखते हैं। तो बोलता है q इज ग्रेटर देन टू 0, देन द कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट द मैक्सिमम z ऑकर्स एट 15, 15। मतलब बोल रहा है कि आप ये बताइए कि p और q में क्या रिलेशन हो, p कितना हो, q कितना हो, कि हमें 15, 15 पर मैक्सिमम वैल्यू जो मिले। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मान ले अगर पहला ऑप्शन मान लेता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो P इक्वल टू Q है, इसका मतलब P की वैल्यू 1 है, तो Q की वैल्यू भी कितनी है, 1। तो चलिए मैं इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लेता हूं। तो Z इक्वल टू P1 और Q1, तो ये दोस्तों x + y हो जाएगा। फिर दूसरा अगर इसको लेके चलता हूं तो P की वैल्यू कितनी है, 2, और Q की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं मतलब 1। तो P की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 2x + y। ठीक है, यहाँ पे देखिए Q की वैल्यू 2 और P की वैल्यू 1, तो P की जगह 1 रखना है। P की जगह 1 रखेंगे तो x, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2y आ जाएगा। फिर उसको लेके चलते हैं तो Z, Q की जगह 3 पुट करना है और P की जगह ध्यान दीजिए कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक है, तो P की जगह 1, 1 यानी कि x + 3y। अब बोल रहा है 15, 15, तो अगर यहाँ 15, 15 रखता हूँ x और y की जगह, तो ये नंबर हो जाएगा 30। 15 2 = 30 एंड 15 ये हो जाएगा आपका 45। ये भी आपका 45 आ जाएगा सेम टू सेम। भाई y की जगह आप 15 रखोगे ना, तो 15 2 = 30, 30 + 15 कितना हो जाएगा, 45। और यहाँ पे हो जाएगा 15 3 = 45 + 15 16, मतलब ये यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब हम लोग ये कहेंगे कि Q और P का जो रिलेशन है वो ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी से बताइए, इतना एकदम क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है 2x - 3y + 6z - 11 = 0, मैक्स एन एंगल sin इनवर्स अल्फा विथ x एक्सिस। ये जो प्लेन है ये x एक्सिस के साथ sin इनवर्स अल्फा एंगल बना रहा है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये प्लेन के बारे में बात करते हैं, और ये प्लेन का नॉर्मल होता है। तो ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन क्या है दोस्तों, 2x - 3y + 6z - 11 = 0। तो इसका जो नॉर्मल होगा 2 - 3 6 ले लेते हैं, तो 2i -
3j प्लस 6k ये नॉर्मल होगा। और ये प्लेन जो है ये एक्स एक्सिस के साथ साइन इनवर्स अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस हम लोग ले लेते हैं कोई सी, तो एक्स एक्सिस पर अगर इसके पैरेलल कोई वेक्टर होगा तो उसे वेक्टर बी नाम दे देते हैं, और वो वेक्टर केवल क्या होगा, आई कैप। क्योंकि एक्स एक्सिस पर केवल आई कैप होता है, वहां पे जे कैप और के कैप क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसके एंगल के बारे में बात करेंगे तो हम लोग ये जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो होगा वेक्टर एन डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये है अपने पास 2ik माइनस 3jk प्लस 6k, ये अपना नॉर्मल है, इस प्लेन का नॉर्मल, ठीक है। और ये बी वेक्टर बी जो है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आई कैप आ जाएगा। और इनके मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर दोस्तों 4, 3 का 9 और 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, और इसका कितना आ जाएगा √1, करेक्ट है। इसका इसके साथ हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये केवल 2 आ जाएगा, बाकी तो सारे 0 हो जाएंगे। और ये हो जाएगा 36 प्लस 4 दिस इज 40, 40 प्लस 9 49, 49 का 7 और 1 का 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू 2/7 है, तो थीटा की वैल्यू आ गई दोस्तों साइन इनवर्स 2/7। और ये बोल रहा है कि भैया ये जो एंगल है ये साइन इनवर्स अल्फा है, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी अपने पास 2/7, ठीक है। अल्फा की जो वैल्यू होगी वो होगी अपने पास कितनी 2/7। तो देखिए जरा किसी ऑप्शन मैच हो रहा है, हाँ ये रहा अपना ऑप्शन नंबर, ठीक है। बढ़िया से समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग एलिमेंट्स, मैच द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है, मैच करवाना है ऑफ विद देयर कोफैक्टर्स। कोफैक्टर की बात कर रहा है, देखिए वही अपन देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में चीजें सब दे रखी है, बी का 4th, बी का 1, बी का 4th, बी का 2, ए का 3rd यहाँ भी दे रखा है, सी का 2nd वहां भी दे रखा है, डी का 1st, डी का 4, डी का 3rd, डी का 4th, यानी ये सारी चीजें दे रखी है, मतलब अपने को डबल डबल दे रखे। तो चलो ए से चेक करते अपन सी, इस 6 का कोफैक्टर चेक करते। तो 6 सबसे पहले ये जो है ये 3rd रो में 3rd कॉलम है, इसका मतलब -1 की पावर हो जाएगी 3 + 3, ठीक है। इसके लिए ये और ये नंबर अपन छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4 × 1 = 4 -0, करेक्ट है। तो -1 की पावर 6, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 4। तो 6 का जो कोफैक्टर है वो कितना आ जाएगा 4, यानी कि ए का आंसर 3rd। तो ये आपका गया और ये आपका गया, या तो ए सही होगा या तो डी सही होगा। चलिए अब 3 के लिए चेक कर लेते हैं, तो 3 का कोफैक्टर चेक करते हैं। तो 3 ये रहा, तो 3 ये रहा, तो इसका जो नंबर है ये 3rd रो में पहली कॉलम है, ठीक है, 3rd रो में पहला कॉलम है। तो -1 की पावर ये कौन सी रो में 3rd, और कॉलम कौन सा है 1st। अब इसको और इसको आप छोड़ दो तो आप कहोगे सर -1 × 2 -a 0 हो जाएगा। तो -1 की पावर 4 मतलब ये तो प्लस आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा -2। तो 3 का जो कोफैक्टर आ जाएगा वो -2, यानी कि ए का 3 एंड बी का 4, ए का 3 एंड बी का 4, तो ये ऑप्शन भी गया। तो अपना जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आंसर आपका इतने में मैच हो गया। देखिए 2 भी क्यों चेक करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि 2 जगह दे रखे थे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वहां पे एक ही बार में शॉर्ट आउट हो गया था क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द फंक्शन f(x) = 2x³ - 3x² - 12x + 4 हैज 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम, 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम, 1 मैक्सिमम, 1 मिनिमम, नो मैक्सिमम, नो मिनिमम। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, f(x) निकालते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 3 × 2 = 6x², है ना, माइनस 3 × 2 = 6x - 12, और इसको किसके इक्वल रख देते हैं 0 के। 6 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x², ठीक है, -x - 2 = कितना 0। अब आप इसके फैक्टर बना लीजिए, तो आप कहोगे सर x² - 2x + x - 2 इसे लिखते हैं तो बात बन जाएगी, है ना। तो 6 ऐसा कैसा, आप इसे x कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x - 2 + 1 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x - 2, इसके फैक्टर बना ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। 6 को उधर भेज दो तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा x + 1
और x माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -1। तो x की 2 वैल्यू मिल गई, -1 मिल गया और एक क्या मिल गया अपने को, 2। x की 2 वैल्यू हमारे हाथ लग गई। एक वैल्यू है अपने पास -1 और एक वैल्यू कितनी है, 2। अब इस फंक्शन में रख के हम लोग चेक कर लेते हैं। एक की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूं तो हो जाएगा 2 और -1 की पावर 3 मतलब -1 आ जाएगा, ठीक है, -3 और -1 की पावर 2 यानी कि +1 आ जाएगा, -12 इंटू -1, ठीक है। तो हो जाएगा दोस्तों -2 -3 माइनस प्लस का 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, -5। अच्छा लास्ट में 4 भी है तो ये 4 भी ऐसा कैसा रखते हैं, ये -5, 12 और 4 16, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 11। यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, f की जगह अपन यहाँ पे रखते हैं आप 2, तो 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 एंड 2 की पावर 3। उस फंक्शन में देखिए मैं वैल्यू रख रहा हूँ, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, करेक्ट है, -3 एंड 2 की पावर 2 दिस इज 4, -12 इंटू 2 प्लस कितना 4, तो कितना हो जाएगा आपका 16 -12 -24 प्लस 4। तो 16 से 12 गया, 4 आ गया और ये -20 आ गया, यानी कि आ गया -16। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब हम कहेंगे कि 1 मैक्सिमम एंड 1 मिनिमम, 1 मैक्सिमम एंड 1 मिनिमम वैल्यू, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, तो इसका आंसर है 1 मैक्सिमम एंड 1 मिनिमम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई, ठीक है। देखो आओ समझते हैं इस क्वेश्चन। ये जो 3 tan इनवर्स x लिखा है, क्या इसे हम लोग 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x ऐसा लिख सकते हैं? आप कहोगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस आगे जो है हमारे पास वो है दोस्तों कोट इनवर्स x और ये है पाई के इक्वल, कितना है, पाई के इक्वल। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक मजेदार कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप सबको पता है कि ये वाली वैल्यू कितनी होती है आपकी, π/2 होती है, ठीक है। ये π/2 इक्वल टू कितना, पाई, और ये यहाँ पे लिखा है हमारे पास कितना, 2 tan इनवर्स x। ये π/2 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 tan इनवर्स x, पाई माइनस π/2 तो π/2 ही बचेगा, 2 को और नीचे भेज देते हैं तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स x इक्वल टू कितना, π/4। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 π/4 और 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को बढ़िया समझ में आ गई? तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि इफ sin x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपने पास, sin x। और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो e इंटीग्रेशन p dx होता है, यानी कि यहाँ पे है हमारे पास sin x, करेक्ट है, और ये है e p dx। कोई डाउट वाली बात? बेटा हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड log ले लेते हैं, तो ये log लेंगे तो ये हो जाएगा log sin x, क्या हो जाएगा, log sin x, ठीक है। इधर log लेंगे तो हो जाएगा log, ठीक है, e और ये p dx, तो ये आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका log sin x, है ना, और ये इंटीग्रेशन ऑफ p dx और log e से e कैंसिल होके तो 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं भैया, जिसे एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनना, एंटी डेरिवेटिव। तो log sin x का आ जाएगा cot x, क्या आ जाएगा, और ये आ जाएगा p, ठीक है, ये केवल क्या आ जाएगा आपका p। तो cot x, ठीक है, cot x की वैल्यू जो है वो आ गई आपके पास कितनी, p। तो आपसे शायद यही पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू दोस्तों होगी अपने पास कितनी, cot x, ठीक है। तो देखिए एक इंटीग्रेशन का एक नाम होता है उसे एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एक डेरिवेटिव होता है और डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव, मतलब इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। आइए बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो है आपकी 3/8। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेन डायग्राम बना लेते हैं ताकि चीजें दोस्तों आसान हो जाए थोड़ी सी। ये अपने पास ए है,
और ये क्या है अपने पास b। तो a की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दे रखी है आपको 3/8, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ b की जो प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/8। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और a यूनियन b आपको दे रखा है 3/4। तो हम लोग ये जानते हैं कि a यूनियन b वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। अगर यहाँ पे शॉर्ट आउट करेंगे तो 3/4, क्योंकि ये वाली वैल्यू मिल जाएगी अपने को। ये आएगा 3/8 प्लस 5/8, और ये डिब्बा बना देता हूँ मैं इसकी जगह। तो जो डिब्बे की वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा 1, डिब्बा इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस 3/4, इट मीन्स ये आ जाएगा 1/4। और डिब्बे के अंदर क्या था a इंटरसेक्शन b, यानी कि दोस्तों ये वाली वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 1/4, ठीक। अब देखते हैं जरा इसने क्या क्या पूछा है। ये तो अपनों ने रेडी कर लिया। इसने बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। तो जैसे कि ए ऑप्शन देखते हैं कि ए ऑप्शन सही है या नहीं है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है PA/B। अब इसका मतलब क्या होता है? ये होता है P A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B कितना है अपने पास? ये वाला एरिया A इंटरसेक्शन B कहलाता है। तो ये है अपने पास 1/4 एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 5/8। तो इसे शॉर्ट आउट करेंगे दोस्तों, तो 1/4 इंटू 8/5 यानी कि आ जाएगा 2/5। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब देखिए आंसर तो अपने को इसमें से लगाना है। तो इसमें बोल रहा है बी एंड सी, तो बी एंड सी मतलब ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। या तो अपना ये आंसर सही होगा या तो ये सही होगा, क्योंकि इसमें दे रखा है ए एंड डी ओनली और इसमें दे रखा है ए एंड सी ओनली। यानी कि अब मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे तो बी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, या तो मुझे सी चेक करना है या तो डी चेक करना है। तो देखिए सी अगर देखते हैं तो सी थोड़ा सा बड़ा है, अपन डी चेक कर लेते। तो पहले अपनों ने ए चेक किया, अब हम लोग डी चेक कर लेते। तो डी बोल रहा है P B/A, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो ये हो जाएगा P B' इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि जब तक इसका मतलब समझ में नहीं आएगा ये बात बनेगी नहीं। इसका मतलब होता है दोस्तों A माइनस B। क्या होता है? A माइनस B मतलब A का होना लेकिन B का नहीं होना, A का होना लेकिन B का नहीं होना। तो ये पूरा A है और ये वाला एरिया B है, तो इसको हटा देते हैं। तो 3/8 में से हमें कितना माइनस कर देना है 1/4, ठीक है। 3/8 में से 1/4 माइनस कर देते हैं। साइड से शॉर्ट आउट कर लेते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दोनों 8 हो जाएगा। 3 माइनस 2 कितना हुआ 1/8, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास है 1/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो वैल्यू है वो 3/8। तो ये आ जाएगा 1/8 इंटू 8/3। 8 से 8 गया तो आंसर 1/3 मतलब डी भी मैच हो गया, तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आंसर हम लोग सी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना है। क्या मेरी बात बढ़िया से समझ में आ गई आप लोगों को? तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले देखकर इसमें क्या समझ में आता है। इसने बोला है कि x की वैल्यू a cos थीटा है, ठीक है। y की वैल्यू b sin थीटा है, ये भी ठीक है। देन d² y/dx² निकालना है एक थीटा इक्वल टू π/2 पर। जब थीटा इक्वल टू π/2 हो तो उस पर d² y/dx² क्या होगा समझते हैं। तो देखिए जब इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, यानी कि यहां से बेटा निकलेगा dx/d थीटा a एज इट इज, और cos थीटा का आता है sin थीटा लेकिन माइनस का, तो ये माइनस का a sin थीटा हो गया। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो dy/d थीटा ये आ गया b और sin थीटा का क्या होता है cos थीटा। अब इसके डिवाइड में ये कर दो अगर मैं, तो अगर इसके डिवाइड में ये करूंगा तो d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। आप सोचिए जरा, अगर ऐसे लिखता हूं मैं d थीटा तो d थीटा से d थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका dy/dx, पहले वो रखना है। तो ये b cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस का a sin थीटा, तो ये आ गया आपका dy/dx माइनस b/a और cos बाय sin जो होता है वो होता है cot थीटा, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं अपन अगेन, तो ये डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डबल डिफरेंशिएशन होगा d² y/dx²। लेकिन हमें ही पता है कि cot थीटा, तो आप थोड़ी देर के लिए इसे cot x मान लो। तो आप कहोगे सर अगर ये cos x है तो माइनस b/a ऐसा कैसा, और cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कोसेक इनवर्स x होता है, यानी कि माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d थीटा बाई क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा d थीटा बाई dx।
क्लियर है, क्योंकि ये थीटा था, थीटा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो होगा नहीं, तो y जो है वो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा था, तो हमने ऐसे कर दिया और यहाँ पे लिख दिया। तो ये माइनस माइनस हो गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी बाय ए कोसेक स्क्वायर थीटा। और अब देखिए डी थीटा बाई डी एक्स क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा है माइनस का ए साइन थीटा, तो उसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का ए साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का बी बाय ए स्क्वायर, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोसेक क्यूब थीटा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोसेक क्यूब थीटा। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? कोसेक क्यूब थीटा। अब दोस्तों थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 है, अगर ये थीटा की वैल्यू में पाई बाय 2 रखता हूं तो पाई बाय 2 पर से वैल्यू 1 होती है, तो आ जाएगा माइनस का बी बाय ए स्क्वायर। ठीक, तो केवल इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा माइनस का बी बाय ए स्क्वायर। अगर ये पाई बाय 2 नहीं देता तो इसके साथ कोसेक क्यूब थीटा भी आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हो सकता है अब की बार पेपर बनाने वाला पेपर बनाए तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 नहीं दे। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर कितना आ गया अपने पास माइनस का बी बाय ए स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? बोल रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। भैया ये गलत है, ये नहीं होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। नहीं, ठीक है, अगर ये पैरेलल होता तो 0 होता, परपेंडिकुलर के केस में 0 नहीं होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज अ वेक्टर, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा नहीं होता है, यहाँ पे साइन थीटा होता है, मतलब ये वाला भी क्या हो गया गलत। तो अभी तो केवल बी वाला सही है, तो ए एंड बी ओनली। ठीक है, तो ए वाला तो गलत है, मतलब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ठीक है, सी भी गलत है तो ये गया, तो बस एकमात्र यही बचा, तो बी एंड डी लगा दो। ठीक है, क्योंकि सी भी गलत है और आपका ए भी गलत है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो हम लोग जो यहाँ पे आंसर लगा देंगे वो ये लगा दें। और वैसे भी ये वाला पॉइंट सही है। ठीक है, आगे बढ़े, क्योंकि साइन थीटा यानी कि पाई बाय 2 रखेंगे तो कितना आएगा वहां पे 1, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी एंड डी ओनली। तो चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मजेदार क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। देखिए अगेन वापिस से मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आ गया। जब मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन पूछता है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन पर पूछता है। फंक्शन है r से r तक और fx इक्वल टू, तो इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब फर्स्ट का थर्ड, ये मॉडुलस फंक्शन होता है दोस्तों, तो ये फोर्थ है। तो ढूंढिए जरा फर्स्ट का थर्ड, ये गया ये गया ये गया, अच्छा या तो एक बार में मैच हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा डी ऑप्शन, फर्स्ट का थर्ड बी का फोर्थ। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसे सिग्नम फंक्शन बोलते हैं और इसे आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 32 पर। 32 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। इफ ए इक्वल टू ऑल रियल नंबर, बस यहाँ पे एक को नहीं लेना है, फंक्शन दिया है ए से ए तक इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 और एफ इनवर्स एक्स पूछ रहा है। तो देखिए एफ एक्स मतलब इसे y लिख देती तो y इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 और हमें एफ इनवर्स एक्स निकालना है। एफ इनवर्स एक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आपका कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और ये फंक्शन इस तरीके से, ठीक है, ये फंक्शन क्या दे रखा है ए से लेकर ए तक, यानी कि ये यहाँ पे आप इनपुट डालोगे, यहाँ पे इनपुट डालोगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा आपका आउटपुट मिलेगा। तो बोल रहा है कि इनपुट डालने पर आउटपुट डालने पर इनपुट मिले वो अपने को निकालना है, मतलब एफ इनवर्स एक्स निकालना है। ठीक है, एक्स इनपुट एक्स की वैल्यू पुट करते तो वाई निकलता है, बोलता है वाई की वैल्यू पुट करोगे तो एक्स निकलेगा, ऐसा फंक्शन अपने को बनाना है। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते थे, हो जाएगा वाई एक्स माइनस वाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे एक्स यहाँ पे ले आते हैं, वाई यहाँ ले आते थे, दोस्तों हो जाएगा वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई प्लस 1। एक्स कॉमन ले लें तो आ जाएगा वाई माइनस 1 इक्वल टू वाई प्लस 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1, यानी कि y की वैल्यू डालेंगे तो x आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जरा कौन सा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन, तो अपना डी ऑप्शन मैच हो जाएगा। बस फर्क इतना सा है कि वहां पे x दे रखा है और हमारे यहाँ कितना है y, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑप्शन मैच हो गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो अपना x आ जाएगा, इसे बोलते हैं हम लोग एफ इनवर्स x। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 क्वेश्चन बोल रहा है कि
इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स से ए ऑर्डर 3 मतलब 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है, एंड बी इक्वल टू दे रखा है -2a, और ये वहां पे, तो यहाँ पे रख देता हूं मैं -2a इक्वल टू के ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये जो होगा ये होगा -2 की पावर दोस्तों कितना 3, ठीक है, क्योंकि अगर k इक्वल टू होता है, अगर ऐसा है के ए, ये बहुत फेवरेट फार्मूला है, तो ये होता है k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो k की जगह कितना आपके पास -2, तो -2 की पावर 3। n का मतलब क्या होता है कि जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है, n का मतलब होता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखा है वो किस ऑर्डर का दे रखा है। तो यहाँ पे -2 की पावर 3 यानी कि आ जाएगा -8, किसी ऑप्शन में है, तो ये रहा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना मैच हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, रोलेस थ्योरम दे रखी है यहाँ पे, होल्ड्स फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस बीटा x, और ये x वेरी कर रहा है कहां से, 1 से लेकर 2 तक, इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग टू 1 to 2, ठीक है भैया। अगर ये वाली बात है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वही वैल्यू 2 पर भी होगी। तो चलिए अगर 1 रख के देखते हैं हम लोग, तो आ जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट, और 2 रख के देखेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस अल्फा इंटू 4 प्लस बीटा इंटू 2, ठीक है दोस्तों। ये 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा और ये 8 प्लस 4 अल्फा प्लस 2 बीटा आ जाएगा। थोड़ा उसे और शॉर्ट आउट करते थे, ये इसे ले जाते हैं इधर तो हो जाएगा, और इसे ले आते हैं इधर तो हो जाएगा -7, 4 अल्फा में से अल्फा जाएगा तो 3 अल्फा, 2 बीटा में से बीटा जाएगा तो बीटा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है -7 3 अल्फा प्लस बीटा, आगे इसे डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से शॉर्ट में आंसर निकालेंगे, या तो फिर आगे ऐसा करें कि इसे डिफ्रेंशिएट करके x की वैल्यू 4/3 पर चेक करें और एक इक्वेशन इस तरह की और बना लें। तो इससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से उठा लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं ये वाली वैल्यू उठाता हूँ, ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं, तो -7 इक्वल टू 3 -5 और बीटा की वैल्यू ये अगर 8 उठा लेता हूं तो ये हो जाएगा -7 -15 प्लस 8, तो -7 इक्वल टू -7, यानी कि दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन ये अपना मैच हो रहा है, -8 से तो बात बिगड़ जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू अगर 8 हो तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू सही है। अब अगर इसे और डिटेल में आपको शॉर्ट आउट करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करके फिर इस पॉइंट पर 4/3 पर एक और इक्वेशन बनेगी अल्फा और बीटा की फॉर्म में, फिर वहां से अपन इसे एलिमिनेशन मेथड लगा के अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन समय बचाने के लिए आप यहां से ऑप्शन से वैल्यू पुट करके इसे वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। अगर ये वाली वैल्यू उठाते तो 5 3 15 -8 ये प्लस का 7 आ जाता, जो कि मैच नहीं होता। तो इस तरीके क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, x इक्वल टू -2 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये -2 यहां रखेंगे तो -2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 5 कितना 9, 9 बाहर आएगा तो हो जाएगा 3 एंड 3 - 3 0, तो ये 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है, मतलब ये तो 0/0 बन रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में करें क्या, इसको शॉर्ट आउट कैसे करें, तो देखिए ध्यान से, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, क्योंकि ये तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो 0/0 फॉर्म में तो अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं अपन x² प्लस 5 प्लस 3, ठीक है, न्यूमिरेटर का रैशनलाइजेशन कर देते हैं। यहाँ भी सेम टू सेम आ जाएगा x² प्लस 5 प्लस 3, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा दोस्तों a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी जो है वो होता है a² माइनस b², यानी कि ये रूट हट जाएगा तो आ जाएगा x² प्लस 5 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ऐसा कैसा चल रहा है, ठीक है। और ये जो है अपने पास 1/x² प्लस 5 प्लस 3, ये नीचे वाला डिब्बा ऐसा कैसे चलेगा, तो माइनस का 9 और 5 ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4 और नीचे सेम टू सेम x प्लस 2 और ये डिब्बा पूरा ऐसा कैसा
एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, करेक्ट है, ध्यान से देखिए। अब ये ऊपर वाले हिस्से को हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2, और ये डिब्बा पूरा पूरा ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ध्यान दीजिएगा ये जो 3 है ये थोड़ा सा बाहर है, एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 दोस्तों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या अब ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं? तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैं -2 रखूंगा तो -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9 से बाहर आएगा 3, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, और -4, तो काटा पीटी करेंगे तो आ जाएगा -2/3, ठीक है। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू -2/3 और इसकी वैल्यू k, तो k की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी अपने पास, -2/3। इसकी वैल्यू -2/3 आ रही है, और यहाँ पे क्या है k, तो इसने ये पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, -2/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है π/3, π/6, 1/, ये बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। देखिए जब ऐसा हो क्वेश्चन कि fx हो, ठीक है, इंटीग्रेशन उससे कुछ लिमिट दे रखी हो, a और b लिखता हूं, ठीक है, fx dx, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं a से b f a प्लस b माइनस x dx, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो जब ये वाला क्वेश्चन इसको शॉर्ट आउट करेंगे हम लोग, तो ये 5/6 है, π/6 और ये π/3 है, ठीक है। इसका मतलब होता है रूट cos x बाय रूट sin x लिख सकते हैं, ठीक है, और आगे कितना है अपने पास 1, तो शॉर्ट आउट करेंगे तो नीचे वाला sin x तो घूम के ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा sin x, और ये आ जाएगा रूट sin x प्लस रूट cos x। क्लियर है? इसको पूरा शॉर्ट आउट करके अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब एक एक बात को बिल्कुल बारीकी से समझते जाना, मजेदार क्वेश्चन है। इसको मैं i के इक्वल मान लेता हूं, किसके इक्वल मान लेता हूं, i के इक्वल, ठीक है दोस्तों। अब ये इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं मैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे, π/6 और ये π/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों साइन, ठीक है। इसको अगर fx से तो a प्लस b माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख के बता देता हूं, तो साइन π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन 2π/3π/6 माइनस एक्स। इसका मतलब साइन 3π/6 यानी कि π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, और π/2 एक्स साइन 90 माइनस एक्स तो कोस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये बदल जाएगा पूरा पूरा, तो ठीक है, इसको बदल के लिख दूं मैं, इसको बदल के लिख दूं, तो साइन बदलेगा तो किस में हो जाएगा, ये कोस एक्स में। ऐसे ये नीचे वाला साइन बदलेगा तो किस में हो जाएगा, कोस एक्स में। सेम टू सेम इसके साथ भी वही करेंगे, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, कोस π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही, मैंने क्या कहा, जैसे कि साइन एक्स की जगह अपने क्या लिखा, π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, ऐसे कैसे सेम टू सेम किया। जब इसे शॉर्ट आउट किया तो ये तो π/2 आ गया अपना, कितना आ गया, π/2, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, मतलब ये सारे के सारे बदल जाएंगे, साइन का कोस और कोस का क्या हो जाएगा, साइन। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशन को अगर इसे ऐड कर देते तो ये 2i हो जाएगा यहाँ पे, और ये π/6 से लेकर क्या हो जाएगा, π/3, करेक्ट है। इन दोनों को ऐड करेंगे, चूंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स dx, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोस एक्स dx। क्या मेरी बात समझ में आ रही, ये तो पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 2i इक्वल टू π/6 से लेकर π/3, और यहाँ पे केवल क्या बचेगा, dx बचेगा। इंटीग्रेट करते हैं इसे, तो dx का केवल कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और इसकी लिमिट हो जाएगी दोस्तों π/6 से लेकर कितनी, π/3। 2i वैल्यू पुट करेंगे तो π/3 माइनस π/6 हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे हम लोग दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2π/6 माइनस π/6, तो ये आ जाएगा 2i इक्वल टू 2 बार पाई में से पाई गया तो π/6 आ जाएगा, यानी कि i की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, π/12। i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/12। ये रहा अपना ऑप्शन नंबर सी, कितनी आ गई यहाँ पे वैल्यू, π/12। क्या ये बढ़िया से समझ में आ गया आपको? चलिए तो आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? 37 बोल रहा है कि गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, एंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये प्लेन दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, एक एक करके चेक करते हैं। तो जैसे कि डी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, द लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर। बोल रहा है कि लाइन जो है वो वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, तो ये पैरेलल वेक्टर होता है नीचे, तो 3i प्लस 4j माइनस 2k। इसका मतलब ये वाला जो डी ऑप्शन है वो सही है आपका। ठीक है, डी तो सही है। इसका मतलब ये गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसे चेक करते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, ये प्लेन है, इसका नॉर्मल, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो 2i माइनस j प्लस 3k होगा, यानी कि डायरेक्शन रेशियो होगा 2 -1 और 3। तो यहाँ पे दे रखा है, मतलब ये आपका गलत दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन हो नहीं सकता, यानी कि ये दोस्तों आपका रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अब अगला दे रखा है बी, द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो दोस्तों ये x माइनस x1 बाय ए होता है। लाइन की जो इक्वेशन y माइनस y1 बाय बी और z माइनस z1 बाय सी। ठीक है, तो पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी माइनस x1 की वैल्यू 1 आ जानी चाहिए, तो x7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और y1 की वैल्यू हो जाएगी -2, और z1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 3। तो यहाँ पे गड़बड़ दे रखा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो बी भी नहीं हो सकता, मतलब ये भी गया। तो आप एक ही आंसर लगा दो, ए एंड डी, पहले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या आंसर लगाएंगे, बी ऑप्शन, ए एंड डी ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से स्मार्ट तरीके से काम करिएगा एग्जाम में, ताकि हम लोग ऑप्शन रिजेक्ट करके भी आंसर तक पहुंच जाए। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, तो सामने वाला यही चाहता है कि बच्चा स्मार्ट तरीके से काम करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। बोल रहा है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी, है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या होती है भाई साहब, 0 होती है। तो चलिए शॉर्ट आउट करते हैं, इसे 1 के रिस्पेक्ट में शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, -3 के रिस्पेक्ट में शॉर्ट आउट करेंगे, तो ये गया, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर, और इसे 9 के रिस्पेक्ट में शॉर्ट आउट करेंगे तो +9, ये आ जाएगा 6 माइनस 4x, 6 माइनस 4x एंड विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा 9x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9 3 27 प्लस 12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 3 12 प्लस 9 6 54 माइनस 36x इक्वल टू 0। ठीक है, जितना शॉर्ट आउट हो रहा है उतना कर लो। 6x स्क्वायर और 12x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर, और ये 36x और ये प्लस का 9x, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 27x, 54 में 27 गया तो प्लस का 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? अगर यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा दोस्तों, 3 कॉमन निकालेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई? माइनस प्लस है तो दोनों जो आंसर है इसके प्लस प्लस आने वाले हैं। अब देखिए ऐसे, अगर माइनस प्लस है, ये ए बी सी होता है, एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। बी और सी अगर माइनस प्लस है तो इसके जो दोनों आंसर आने वाले कौन से आने वाले, प्लस प्लस। अब देखिए शॉर्ट आउट कैसे करेंगे, हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने पर हमारा 18 आ जाए, ठीक है, और प्लस करने पर हमारा 9 आ जाए। तो क्या ये 7 × हो जाएगा, 7 प्लस करने पर 9 आ जाए, इसका मतलब ये 5 और 4 लेना पड़ेगा अपने को, या फिर अपन 6 और 3 लेंगे, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू 6 और ये वाली वैल्यू 3। आगे नंबर 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो दोस्तों वैल्यू आ जाएगी 3 एंड 3/2, यानी कि ये वाला जो सी वाला ऑप्शन है ये अपना सही है। ठीक है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 और 3/2 आ जाएगी। ठीक है, आप लोग इसे फैक्टर मेथड से सोल्व कर सकते हैं, मैंने इसे डायरेक्ट मेथड से सोल्व करके आंसर निकाला है। ठीक है, आप इसे फैक्टर मेथड सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 और 3/2। ठीक, स्मार्ट तरीके से ध्यान से देखिएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट शॉर्ट आउट करने का एक तरीका होता है। ठीक, आगे आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में ड्रॉप हुआ था, इसके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे, तो इसको बढ़ा के अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाती है।
देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 40 की कहानी क्या है। बोल रहा है एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है, ठीक है। आगे बोलता है वेक्टर सी लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर सी जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्लेन में ही लाइज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करवाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और अगर वो परपेंडिकुलर हुआ तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ वो 0 होना चाहिए, है ना। उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। ये बोल रहा है कि भाई 3 वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीनों एक ही प्लेन में है। तो तीनों एक ही प्लेन में है, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और सी भी अगर उसी प्लेन में है तो उसका सी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो शॉर्ट आउट करेंगे तो इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है, सी लिख देते पहले x माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। ए क्रॉस बी, ए की वैल्यू है 1 1 1 और बी की वैल्यू है 1 माइनस 1 एंड 2, ठीक है। चलिए इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों x, ठीक है। इसको और इसको छोड़ देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आ जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। ये माइनस का 1 होगा और माइनस करने पर प्लस हो जाएगा, माइनस x माइनस 2, करेक्ट है। और यहाँ पे इसको और इसको छोड़ देते हैं हम लोग, तो 2 1 जा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस 1 और इसको छोड़ देंगे तो ये माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 और 1 कितना हुआ, ये आपका 3x हुआ। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस x माइनस माइनस प्लस का 2 और ये माइनस माइनस, ठीक है, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 2 एंड माइनस 1, तो हो जाएगा प्लस का कितना 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0। 3x में से 1 से गया तो 2x इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा, 2 और 2 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2, ठीक है। ये रहा अपना ऑप्शन, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात। तो इसका जो आंसर है वो आ गया कितना अपना माइनस का 2। आगे बढ़े अपन, क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की कहानी समझिए, देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि ए और बी है, ठीक है, सच दैट बी इक्वल टू 2a, बी इक्वल टू 2a, ठीक है, बी इक्वल टू 2a, बी जो है वो 2a के इक्वल है, यानी कि बी का हर एक एलिमेंट इस एलिमेंट के डबल है। तो अगर ये यहाँ पर 3 प्लस एक्स है तो दोस्तों 3 प्लस एक्स जो है वो इसके डबल के इक्वल होगा। ये बी है और ये बी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ए है, तो ए का डबल, यानी कि इसका डबल करेंगे तो ये आ गया 4 प्लस 2x, करेक्ट है। तो यहाँ पे अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर ले आएंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा और ये यहाँ ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा x, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 1, ठीक है। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, अब या तो ये है और या तो ये है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 1। अब ये वाली वैल्यू देखिए, x माइनस 1 इक्वल टू 2y होगा और x की वैल्यू कितनी माइनस 1, तो माइनस 1 इक्वल टू कितना 2y, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 इक्वल टू 2y, तो 2 से 2 गया तो y की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई माइनस 1, यानी कि जो अपना सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x की वैल्यू भी माइनस 1 और y की वैल्यू भी माइनस 1। ये एकदम आसान क्वेश्चन था जो मैट्रिक्स वाले चैप्टर से पूछा गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y से ये जो पैराबोला है इसका हमें एरिया निकालना है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये पैराबोला बना लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x है इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो आ गई y स्क्वायर बाय 4। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें 2 चीजें मेंशन कर रहा हूँ, एक इनपुट डाल रहा हूँ और एक आउटपुट डाल रहा हूँ, y स्क्वायर बाय 4। अगर x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो ये 0 आ जाएगा, x की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4/4 1 आ जाएगा, x की वैल्यू अगर मैं 4 डालता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16/4 कितना आ जाएगा 4। पहले कंडीशन क्लियर हो गई है ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ ऐसे, ठीक है, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहें ऐसे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू जब मैंने 0 डाली, x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू भी कितनी आई 0, x की वैल्यू 2 डाली मतलब ये x की वैल्यू 2 डाली तो ये y की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4।
x की वैल्यू बेटा जब 2 डाली मैंने तो y की वैल्यू मतलब ये पॉइंट मुझे यहाँ मिला, x की वैल्यू जब 4 डाली तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिली 4, यानी कि पॉइंट यहाँ मिला। यानी कि ये जो कर्व है ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये कर्व जो कुछ इस तरीके से जा रहा है, इस डॉट 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 को मैं यहाँ से मिला देता हूँ। अब दूसरे वाले को देखते हैं अपन, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, यानी कि y जो है वो आ जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 4। तो सेम टू सेम यही कहानी बनेगी, यही वाला डाटा उठा लेते हैं हम लोग, y और ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 4। तो जब 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा और 4 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब जब y की वैल्यू में 0 रखता हूं तो 0 आता है, y की वैल्यू 2 मतलब मैं यहाँ आता हूं तो ये वैल्यू मिलती है मुझे यहाँ पे, करेक्ट है। और जब y की वैल्यू 4 रखता हूं तो मुझे ये वैल्यू मिलती है यहाँ पे। यानी कि ये दोस्तों ये जो ग्राफ जाएगा ये ऐसा ग्राफ जाएगा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये वाला जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि आप ये वाला एरिया निकालो, इन दोनों कर्व के बीच का ये वाला एरिया निकालो। तो अब सोचने वाला पॉइंट है कि ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये आपके 0 0 कोऑर्डिनेट से, ये है आपके 4 0, ये वाले पॉइंट है आपके 4 4 और यहां से एक डॉट डॉट करके मैं मिला देता हूं। तो ये वाली वैल्यू है आपकी कितनी 0 4, x पर 0 4। अगर ये पूरे एरिया में से ये स्टार स्टार वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो बात बन जाएगी। तो चलिए सबसे पहले पूरा एरिया देखेंगे, ये पूरा स्क्वायर हो गया 4/4 का, तो पूरा एरिया हो जाएगा इसका 16। अब बिल्कुल ध्यान यही रखिएगा, ये लेंथ अपने पास 4 है और ये वाली लेंथ भी कितनी 4, तो ये जो पूरा एरिया आ गया 4 × 4 कितना हो गया 16। अब ये जितना एरिया होगा ये भी उतना ही एरिया होगा, ठीक है। तो अगर इस एरिया को डबल करके मैं माइनस कर दूं तो बात बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। 2 टाइम्स ये वाला स्टेप ले लेते हैं हम लोग, ये वाला, ठीक है। तो ये लिमिट हो जाएगी 0 से कितनी 4, 2 टाइम्स क्यों किया क्योंकि इसका डबल कर देना है। और ये अपना dx हो जाएगा और ये तो ये y dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों y dx। तो 16 - 2 और y की वैल्यू जो है वो अपने पास से x²/4, ठीक है। तो 2 ऐसा कैसा और ये 0 से 4 और यहाँ पे है x²/4 dx। इसको इंटीग्रेट कर देते तो 16 - 2 और ये 1/4 तो ऐसा कैसा रह जाएगा, ये आ जाएगा x³ और ये 1/4 आगे में ऐसा कैसा ले लेता हूं और पावर कितनी आ जाएगी 0 to 4। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये आ जाएगा आपका 16, 2/4 मतलब 1/2 हो जाएगा और ये 1/3 आगे आ जाएगा, 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64/3। 2 से कट करूंगा तो कितना आ जाएगा 32। तो ये दोस्तों बनेगा 16 - 32/3। शॉर्ट आउट करेंगे तो 48 - 32/3 यानी कि 16/3 आंसर आएगा। तो ये वाला जो एरिया होगा ये होगा आपका 16/3। किस ऑप्शन में है? हाँ जी, ये वाला रहा अपना ऑप्शन नंबर 1। तो क्या किया मैंने, समझ में आया? मैंने इसका पूरे का एरिया निकाल लिया। स्मार्ट तरीके से काम करना है। पूरे का एरिया निकाल लिया कितना 16, फिर ये वाला एरिया निकाल लिया, तो ये वाला एरिया और इसको डबल कर दिया मैंने, देखिए डबल कर दिया। तो ये आंसर आ रहा था अपने पास 32/3, इट मीन से 16/3 होगा, उसको माइनस कर दिया अपने तो आंसर आ गया अपना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 43 की कहानी क्या है। रूट साइन एक्स dx प्लस dy दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं इसमें dx का डिवाइड कर देते हैं। जब dx का डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है, dx का 1 प्लस dy/dx हो जाएगा ये, है ना। और ये हो जाएगा रूट cos x 1 माइनस dy/dx हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन x प्लस रूट साइन x dy/dx, है ना। इजी शॉर्ट आउट करने के लिए ये हो जाएगा cos x माइनस रूट cos x dy/dx। इसको यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ लाने पर dy/dx कॉमन भी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर साइन x और माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो रूट के अंदर cos x और ये आ जाएगा dy/dx, ठीक है। और ये आ जाएगा रूट cos x, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का रूट साइन x। क्लियर है? तो जो dy/dx होगा आपका, dy/dx होगा रूट cos x माइनस रूट साइन x डिवाइडेड बाय रूट साइन x प्लस रूट cos x। अब देखिए इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है 1 है, तो ऑर्डर 1 है और डिग्री भी कितनी है इसकी 1, तो इसका जो आंसर आएगा वो अपना आएगा डी ऑप्शन। ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी कितनी है इसकी 1 है, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, तो ऑर्डर 1 और डिग्री भी कितनी है इसकी 1, ठीक। तो ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था।
इसे स्मार्ट तरीके से इसे शॉर्ट आउट करना था। नाउ आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44, इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द कांस्टेंट आर लीनियर। भाई कांस्टेंट तो लीनियर होते हैं इन एनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। द कांस्टेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोथ आर लीनियर, ये बात भी सही है। कांस्टेंट आर लीनियर और क्वाड्रेटिक, ये बात गलत है, ठीक है। तो हम लोग जो आंसर लगाएंगे वो ये वाला आंसर लगाएंगे, द कांस्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोथ आर लीनियर, दोनों ही क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। यहाँ अधूरी बात ही रखिए, ठीक है, बोथ आर लीनियर। तो जो बी ऑप्शन है वो सही है अपना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 की कहानी पढ़िए जरा, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 3/5। ए अगर ट्रूथ बोलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी, 3/5, और सही अगर नहीं बोला तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/5। भाई 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2/5। A report that a head appears, the probability that actually there was a head is। भाई कहानी ये है कि ये सही बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5, और झूठ बोलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5। एक सिक्के को उछाला, भाई ऐसे सिक्का लिया और एक सिक्के को उछाला, ठीक है। अब सिक्का उछाले और अगर हेड आए और इसने बोला कि हेड ही आया, इसका मतलब ये सही बोल रहा है, ठीक है। आए टेल लेकिन ये बोले हेड, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है, अ रिपोर्ट दैट अ हेड अपीयर्स, भाई हेड आया, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड, मतलब रिपोर्ट में कहा गया कि हेड आया और क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकाली कि वो एक्चुअल में हेड था, मतलब वो सही बोल रहा था। तो चलिए देखते हैं, पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, भाई हेड आए, ऐसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, भाई टोटल जो सैंपल स्पेस है हेड और टेल होते हैं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है आपकी 1/2, और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी या फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। तो अब जैसे ही मैंने सिक्का उछाला और हेड आया और इसने कहा कि हेड आया, इसका मतलब ये सही बोल रहा है, तो सही बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 3/5। मैंने सिक्का उछाला, ठीक है, हेड नहीं आया, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2, और इसने कहा हेड आया, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, मतलब ये झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी इसकी, 2/5। अब बोल रहा है कि एक्चुअल में हेड आए, इसका मतलब ये हेड आने कंडीशन, तो 1/2, या ऊपर लिखेंगे अपन 1/2 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 3/10, और ये नीचे शॉर्ट आउट करेंगे तो हो जाएगा 3/10 प्लस 2/10, 3 इंटू कितना हो रहा है, 5/10, 10 से 10 गया तो आंसर आ जाएगा 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़े अपन, क्वेश्चन नंबर 46, tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x के बारे में बात कर रहे हैं। tan इनवर्स 1 - x, देखिए अगर मैं x इक्वल टू tan थीटा ले लेता हूँ, x इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, tan थीटा ले लेता हूँ, तो tan इनवर्स x जो है वो थीटा आ जाएगा, tan इनवर्स x जो है वो थीटा आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/2, tan इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा अपना, थीटा। अब दोस्तों ध्यान से देखो, तो ये 11 का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये होता है tan π/4 माइनस थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं अपन, tan π/4 माइनस थीटा इक्वल टू θ/2, 10 से 10 गया तो ये आ जाएगा आपका π/4 माइनस थीटा इक्वल टू θ/2, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो π/4 इक्वल टू आ जाएगा 3θ/2, भाई आधा तो ये और एक और चला गया, ठीक है, 2 से गया 2 बार, तो पाई इक्वल टू आ गया आपका 6 थीटा, पाई इक्वल टू कितना आया, 6 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं π/6 और थीटा की जगह क्या है अपने पास, tan इनवर्स x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, थीटा की जगह क्या है अपने पास, tan इनवर्स x, और हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये tan इनवर्स इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स π/6 इक्वल टू कितना x, और इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/√3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/√3, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। क्या मेरी बात समझ में आ गई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर,
x log ex की न्यूनतम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ये वाले क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। मतलब ये जो फंक्शन है y इक्वल टू है x log ex, तो अपन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं dy by dx, तो x का हो जाएगा 1, जब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, ठीक है, log ex ऐसा कैसा रहने देते हैं और x को ऐसा कैसा रहने देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 by x, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका log ex, x से x गया तो कितना आया 1, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करने पर आया अपने पास log ex इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपके पास log ex इक्वल टू -1। इसे यहां शिफ्ट करेंगे तो e की पावर -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x, ठीक है, e की पावर -1 इक्वल टू x। अब ये मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो ये जो अपना फंक्शन है ये x log ex है। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम लोग उठा के रख देते हैं तो x की जगह क्या आ जाएगा, e की पावर -1 log e, और x की जगह e की पावर -1, ठीक है, तो ये -1 आगे आ जाएगा, तो -1 e की पावर -1, और ये हो जाएगा log e और a, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा दोस्तों माइनस, ठीक है, और e की पावर -1 को 1 by e लिख सकते हैं, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो होगी इसकी माइनस का 1 by e। देखिए इस क्वेश्चन पर जो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अपने पास, माइनस का 1 by e, ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो जब भी हमें ऐसे मिनिमम या मैक्सिमम वाले क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने होते हैं तो हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने पर जो वैल्यू आती है वो फंक्शन में पुट कर दो आप लोग। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48, देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब इसे मैं इक्वल टू 1 लिखूं तो ये तो सर्कल की इक्वेशन हो गई, सर्कल की इक्वेशन हो गई, मतलब ये सर्कल हो गया आपका, ठीक है, ये जो है ये हो गई भैया सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। अब एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये आ गया अपना सर्कल, ठीक है, और सर्कल में देखोगे आप ध्यान से ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस जा रही है, ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है आपके कितने हैं 0 0, और वैल्यू कितनी है 1, इसको 1 का स्क्वायर लिख दो, मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी ये 1 0 होगी और ये वाली जो वैल्यू होगी वो 0 1 होगी, ठीक है। अब आगे बोलता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, मतलब x की जगह अगर मैं 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर y की जगह मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि यहां से एक लाइन जा रही है ऐसी, ठीक है, अगर इसकी मैं एक लाइन खींचूं तो लाइन ऐसे जाएगी, ये वाली लाइन, ठीक है, और हमें एरिया पूछ रहा है, यानी कि भैया हमें ये वाला एरिया पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया पूछ रहा है। तो देखिए ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, ये जो पूरा सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, ध्यान से देखोगे तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, और अगर मैं केवल इस हिस्से का एरिया निकालूं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई आर, मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान से देखना बिल्कुल दोस्तों, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल की वैल्यू कितनी 1 और ये भी वैल्यू कितनी 1, तो अगर ये वाला मैं हटा दूं इसमें से तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, तो मैं माइनस कर देता हूं 1/2 1 into 1, तो ये आ जाएगा π/4 - 1/2, यानी कि ये वाला जो एरिया है वो कितना आ जाएगा अपने पास π/4 - 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है। क्लियर है, आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, बोल रहा है कि द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side are determined by the vectors। तो एरिया कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका मोड ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप जे केप एंड के केप, ए की वैल्यू है 1 - 1 एंड 3 और इसकी वैल्यू 2 - 7 एंड 1, शॉर्ट आउट कर लें इसे भैया, तो इसे शॉर्ट आउट करेंगे तो ये आई केप, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से इसको छोड़ देंगे तो -7, ठीक है, ये -2 और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, माइनस का जे केप हो जाएगा, इसको और इसको छोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस कितना 6, प्लस का के केप हो जाएगा दोस्तों, इसको और इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 7। अच्छा यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं करी हम लोगों ने, हाँ मुझे वही लग रहा था गड़बड़ कर दी, इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, -1
और ये माइनस का 21 तो ये प्लस का 21 हो जाएगा। देखिए छोटी सी गलती क्वेश्चन डूबे देती है। के की वैल्यू शॉर्ट आउट करेंगे तो ये माइनस का 7 और ये माइनस का 2, तो माइनस का 2 क्या हो जाएगा प्लस का 2। 21 में से एक गया तो ये 20 आई कैप आ जाएगा। 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस का 5 जे कैप आ जाएगा और माइनस 7 प्लस 2 तो दिस इज माइनस का 5 के कैप। ठीक है, ये अपना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आया। अब इसको अपन मोड ले लेते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या ना सही है, तो 20 का स्क्वायर होगा दोस्तों 425 और ये भी कितना 25, तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 450, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 225 इंटू 2, यानी कि ये आ जाएगा 15√2 है किसी ऑप्शन में। तो ये रहा दोस्तों अपना सी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 15√2। क्लियर, तो ये अपना 49 नंबर का क्वेश्चन था। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। -1 3 2 से गुजरने वाले उस तल का समीकरण जो तल के लंबवत है। भाई हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी जो इस पॉइंट से जा रहा है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ये पॉइंट है -1 3 एंड 2। ठीक है, और इसका एक नॉर्मल होता है। तो प्लेन की इक्वेशन होती है ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन होती है। अब अगर हमें डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन होती है। आगे बोल रहा है कि इन प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो जो प्लेन है इन दोनों के क्या है परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 3 एंड 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा दोस्तों अपने पास क्या, दोनों वेक्टर का हम लोग प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो ये आई कैप इसको छोड़ दिया तो 2 माइनस 6 माइनस जे कैप को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6। भाई इसको और इसको छोड़ दिया तो 1 माइनस 6 प्लस के कैप निकाल लेते हैं। तो के कैप जो निकलेगा 3 माइनस 6, तो 2 माइनस 6। ठीक है, वापिस से इसको और इसको छोड़ दिया। भाई ये 1 2 3 अपने पास 1 2 3 और ये 3 3 कितना है 1 है। ठीक है, इसको और इसको छोड़ दिया तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 3 3 जा 9, सॉरी ये 9 आ जाएगा। तो हो जाएगा दोस्तों माइनस का 7 आई कैप। ठीक है, और ये जे को छोड़ दिया तो ये 1 एंड 3 3 जा 9, ये भी 9 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 8 तो ये हो जाएगा प्लस का 8 जे कैप। करेक्ट है, इसको छोड़ दिया तो 3 माइनस 6, तो 3 माइनस 6 तो आ जाएगा माइनस का 3 के कैप। ठीक है, इन दोनों का अपनों ने प्रोडक्ट निकाल लिया। तो ये जो आएगा ये इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। भाई ये जो परपेंडिकुलर आएगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल हो जाएगा मतलब यहाँ से जो डायरेक्शन रेशियो आ गए वो -7 8 और कितने आ गए -3। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए की जगह दोस्तों -7 आ जाएगा, एक्स ऐसा कैसा, और ये इस पॉइंट से जा रहा है तो ये +1 हो जाएगा आपका। ठीक है, और बी की जगह आ जाएगा आपका 8, y ऐसा कैसा, और y1 की जगह आ जाएगा -3, c की जगह आ जाएगा आपका -3, z, और z1 की जगह आ जाएगा आपका 2 इक्वल टू कितना 0। शॉर्ट आउट कर लेते हैं, हो जाएगा -7x -7 प्लस का 8y, ठीक है, -24 -3z प्लस का 6 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7x प्लस का 8y -3z। अब इसको जोड़ लेते हैं, -24 और -7 ये हो जाएगा -31 प्लस का 6 ये हो जाएगा -25 इक्वल टू 0। अब माइनस का मल्टीप्लाई करा दे तो 7x -8y प्लस का 3z प्लस का 25 इक्वल टू 0। तो ये आ गई प्लेन की इक्वेशन। देखिए जरा किसी ऑप्शन मैच हो रही है, 7x -8y प्लस 3z प्लस 25, 7x -8y प्लस 3z प्लस 25, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़े अपन। चलिए, तो ये अपना पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये अपना पेपर का सॉल्यूशन खत्म हो गया। मिलते हैं अगले पेपर में। थैंक यू सो मच।